हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है अनजाना अपराध। दोस्तों, यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे धार्मिक अंधविश्वासों पर आधारित यह कहानी आपको एक बार सोचने पर मजबूर अवश्य करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अनजाना अपराध। नाटा कद, गहरा काला रंग और मोटे नए नक्श, सभी कुछ तो विपरीत था उस व्यक्तित्व के जिसका नाम था चुलबुल। रही सही कसर भी पूरी हो गई जब बचपन में उसे पोलियो हो गया। पोलियो की वजह से चुलबुल की दोनों टांगों में टेढ़ापन आ गया और चलते समय अनाकर्षक रूप से जब उसका पूरा शरीर डगमगाता तो पूरे गांव के बच्चों के लिए वह एक उपहास का पात्र होता। सारा बचपन उसने अपने हम उम्र साथियों की फब्तियां सहते गुजारा। जब अपमान के कटाक्ष असहनीय हो जाते तब चुलबुल ज्वालामुखी की भांति फट पड़ता, परंतु जितना वो चिढ़ता उतना ही बच्चों को उसे तंग करने में आनंद अनुभव होता। अत्यंत अभावों से ग्रस्त प्रजापति परिवार के इकलौते चिराग चुलबुल का जन्म से ही मिट्टी से नाता था। अपने माता पिता के साथ चुलबुल मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने में मदद करता। सुबह सूरज की पहली किरण से रात्रि तक पूरे दिवस की दिनचर्या में चुलबुल के लिए वह क्षण अति आत्म संतोष और परमानंद के होते जब वह अपनी क्षमताओं को भूलकर मिट्टी की बेजोड़ रचनाओं का निर्माण करता। अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब वो मिट्टी को आकार देता तो गजब की सुंदर कलाकृतियां तैयार होती, मगर बदलते आधुनिक परिवेश में प्राचीन कला के खरीदार दिन ब दिन कम ही होते जा रहे थे। दिन भर कमर तोड़ मेहनत के पश्चात भी 2 जून का भरपेट भोजन जुटाना टेढ़ी खीर ही था। साथियों, अवस्था आविष्कार की जननी है। आधुनिकता की दौड़ में जब मिट्टी की चीज़ों से दुनिया ने मुंह मोड़ा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की कलाकृतियां रचना में आई। मिट्टी की रचनाओं के विपरीत यह अधिक टिकाऊ और आकर्षक थी, जिसे अत्यधिक पसंद किया गया। समय की रफ्तार से कदम मिलाते चुलबुल ने तरुणावस्था में प्रवेश किया। स्वाभिमानी चुलबुल ने पिता रामदीन से कहा कि अब मैं स्वयं अपनी कल्पना को मूर्त रूप दूंगा और आप इसमें मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। पिताजी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी, हालांकि मन में ही वो आशंकित थे। कहीं ना कहीं उन्हें चुलबुल की काबिलियत पर भरोसा भी था। चुलबुल को पूरी आज़ादी मिल गई थी अपने सपनों की उड़ान भरने की। उसने पर्याप्त मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस मंगवाया और अन्य जरूरी सामान और औजार एकत्रित किए। जंगल में नितांत अज्ञातवास में चला गया, जहां पर कोई उसकी तन्मयता को भंग ना कर सके। दिन रात एक करके लगातार 2 महीने की अथक मेहनत के पश्चात माँ भगवती का विशाल स्वरूप तैयार हो गया। जब चुलबुल ने पिताजी को मूर्ति दिखाने के लिए बुलाया तो एक बार तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन था। विस्मय से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना हुनर तो उनके हाथों में भी ना था, जबकि पिछले 30 वर्षों से मिट्टी पर वह अपनी छाप छोड़ते आ रहे थे। चुलबुल द्वारा बिना किसी मदद के बनाई गई पहली मूर्ति ही उसकी विलक्षण प्रतिभा का गुणगान कर रही थी। माँ भगवती के स्वरूप का अंग प्रत्यंग रूपन और रंगों के चयन बहुत ही कुशलतापूर्वक किया गया था। कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसके नेत्र होते हैं, क्योंकि अधिकतर स्वरूपों की स्थापना विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात बड़े बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा द्वारा की जाती है और वहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों को हर कोण से ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि मूर्ति साक्षात उनकी ओर ही देख रही है। चुलबुल द्वारा बनाई गई प्रतिमा इस मानक पर एकदम खरी उतरती थी और नए नक्श अंग प्रत्यंग बोलते प्रतीत हो रहे थे। उस पर रंगों का सुमेल अद्भुत था। रामदीन ने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारी रचना अतुलनीय है और मुझे गर्व है कि तुम एक सिद्धहस्त मूर्तिकार हो।
इसके पश्चात चुलबुल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। एक से एक सुंदर प्रतिमाओं ने उसे विख्यात कर दिया। दूर दूर से लोग उससे मूर्तियां बनवाने आते। हर आगंतुक उसकी रचनाओं में खो जाता और उन्हें निहारता रहता। साथियों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? इसका दूसरा और अंतिम भाग लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।